हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोस। इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमने क्लास 11th में, अब आप देख सकते हैं कि पहले ये क्लास 12th में था, अभी क्लास 11th में आ चुका है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 हमने आपके साथ शुरू करा है, दैट इज इंट्रोडक्शन। उसका पार्ट 1 हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, पार्ट 2 सॉरी, क्योंकि पार्ट 1 हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि इकोनॉमी क्या होती है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा, क्योंकि सबसे जरूरी चीज है कि हम जितना भी पुराना पढ़ते जाते हैं थ्योरी में खासतौर पर, उतना हमें अच्छे से हो जाना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पर बढ़ना चाहिए। तो इकोनॉमी क्या है डियर, अगर आप लोगों को याद हो तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर वर्क करता है इंसान, अर्न करता है और उसे खर्च कर देता है। तो बेसिकली वो कमाता ही इसीलिए है क्योंकि उसकी कुछ विशेष होती हैं, कुछ डिमांड्स होती हैं, उनको पूरा करने के लिए वो करता है। तो वो सिस्टम जहां पर वो इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो जाता है, उसे हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि इकोनॉमिक्स क्या होती है डियर। तो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है, या आप कह सकते हो इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो आपको ये स्टडी करने में मदद करता है कि कैसे अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करा जा सकता है। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब यही होता है कि आप कैसे मिनिमम वेस्टेज कर मैक्सिमम आउटपुट जो है वो डिराइव कर सकते हो। तो ये पूरी इकोनॉमिक्स जो है, इसमें हम बेसिकली क्या सीखते हैं, या इकोनॉमिक्स जो होते हैं, इकोनॉमिक्स जो होते हैं उनका क्या पर्पस होता है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज उनके पास हैं उनका कैसे बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन करा जाए, ताकि कम से कम वेस्टेज पर ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकाला जा सके। यही इकोनॉमिक्स है डियर। इकोनॉमिक्स यही ब्रांच है जो आपको इसी तरीके की चीजों से डील करना सिखाती है कि किस तरीके से, क्योंकि हर इंसान के पास कोई ना कोई रिसोर्स लिमिटेड ही होता है। तो हमने वहां पढ़ा कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास होते हैं, राइट, उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जो आपकी अनलिमिटेड वांट्स हैं, ठीक है, आपकी अनलिमिटेड वांट्स हैं, उनकी कैसे भरपाई करी जाए। अनलिमिटेड वांट्स तो आप पूरी नहीं कर सकते, बट उसमें से कौन सी ऐसी वांट्स हैं जो आप चूज कर अभी इन लिमिटेड रिसोर्सेज सेटिस्फाई करें ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो ये हमारी इकोनॉमिक्स है। तो अगर कोई पूछे कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज अ थ्योरी विच स्टडी how to utilize your resources optimally. And what does optimally stands for? Optimally stands for minimum wastage and maximum जो है utilization of your resources, maximum benefits of your resources, मतलब ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आप उससे क्रिएट कर सके। फिर हमने पढ़ा था वहां की इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम डियर है चॉइस। चूज करना सबके सामने प्रॉब्लम है, चाहे कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए, चाहे किसी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए, चाहे स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए, चाहे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए। एक प्रोड्यूसर के सामने भी तो प्रॉब्लम होती है, उसके पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, वो चाहता है मैं चेयर भी बनाऊं टेबल भी बनाऊं, लेकिन चेयर और टेबल दोनों तो नहीं बनाए जा सकते। अगर बनाएगा तो कोई ना कोई अमाउंट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास लिमिटेड पैसा है जिससे वो लिमिटेड जो है वो लकड़ी परचेज कर सकता है। तो देखिए, चूज करना पड़ता है, यही सबसे बड़ी आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। एंड हाउ यू चूज एफिशिएंटली, दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, राइट। और चूज भी इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि एक प्रॉब्लम अराइज होती है, दैट इज स्कार्सिटी। ये स्कार्सिटी का क्या मतलब होता है, जब आपके पास वांट्स ज्यादा है, इसका मतलब आपकी डिमांड ज्यादा है, और आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, दैट मींस आपकी सप्लाई कम है। क्योंकि आपकी सप्लाई कम है, आपकी डिमांड ज्यादा है, तो आपके पास रिसोर्सेज कम नजर आते हैं। कम आने को ही स्कार्सिटी नाम से यहां पर बुलाया गया है। तो यहां तक डियर हम ऑलरेडी आपके फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मटेरियल तो आप लोगों के पास बहुत ज्यादा अवेलेबल है। अगर बुक्स की बात करते हैं तो मेरी सजेशन तो ये, आप बुक से पढ़िए, खुद नोट्स बनाइए, क्योंकि आप अगर खुद नोट्स बनाएंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। बने बनाए नोट्स से आप पढ़ते हैं तो आपकी नॉलेज लिमिटेड हो जाती है। तो बहुत जरूरी है कि आप बुक से पढ़िए, क्योंकि बुक्स आप ही के लिए बनाई गई है। सिर्फ समझने के लिए आप इस तरीके से अपने टीचर की मदद ले सकते हैं। तो दूसरा जो टॉपिक हम आपके साथ यहां डिस्कस करने वाले हैं, आफ्टर दिस पार्ट हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं डियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मतलब हमने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करा जाए उनके बारे में स्टडी करी जाती है। अब इकोनॉमिक्स को भी फर्दर क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है माइक्रो और मैक्रो। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों बुक्स 12th क्लास में हुआ करती थी और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था। अब फिलहाल माइक्रो आपके पास 11th क्लास में है और मैक्रो आपके पास 12th क्लास में है। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों बुक्स के अंदर, क्या डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डियर। अगर आप इसका नाम देखेंगे माइक्रो, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, राइट, और मैक्रो कहीं ना कहीं बिग। नाम से ही ये साउंड करता है कि ये स्मॉल है और ये बिग है। तो यही बेसिक डिफरेंस इन दोनों इकोनॉमिक्स के अंदर भी है। जब आप एक ऐसी इकोनॉमिक्स में जब एक ऐसी स्टडी करते हैं जहां पर एक प्रोड्यूसर है जिसके सामने ये प्रॉब्लम है कि मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से ये प्रोड्यूस करूं या ये प्रोड्यूस करूं, यानी आप एक कस्टमर की बात करें या एक प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम
का सॉल्यूशन ढूंढने निकलते हैं, ठीक है, उसके रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। लेकिन आप जब कंट्री एज अ होल की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, जैसे कि कंट्री में पॉवर्टी है तो ये पूरी कंट्री की प्रॉब्लम है, ये किसी एक प्रोड्यूसर की या किसी एक कस्टमर की या किसी एक इंसान की प्रॉब्लम नहीं है, इन्फ्लेशन है कंट्री के अंदर, तो दीज आर द प्रॉब्लम विच आर डिस्कस्ड इन मैक्रो लेवल। दैट मीन्स दिस प्रॉब्लम इज एग्जिस्ट इन होल ऑफ द कंट्री, राइट। तो एक प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम, एक फर्म की प्रॉब्लम, एक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम, दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी आप उसे स्मॉल लेवल पे स्टडी करते हैं। अब फर्म और इंडस्ट्री में क्या फर्क होता है, प्लीज इसे भी समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता ये। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है सैमसंग, आपके पास एक टेलीकॉम फर्म है, राइट, सैमसंग हो गया, एप्पल एक टेलीकॉम फर्म है, ठीक है, माइक्रोमैक्स आपके पास एक टेलीकॉम फर्म है, एमआई एक टेलीकॉम फर्म है। तो ये सारी फर्म्स जब इकट्ठे पढ़ी जाती हैं तो इनको बोला जाता है टेलीकॉम इंडस्ट्री, यानी फर्म के कॉम्बिनेशन को इंडस्ट्री बोला जाता है। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करिए डियर, जब तक आपके पास कंट्री के बारे में बात नहीं आएगी मैक्रो लेवल नहीं आएगा। तो मैक्रो जो बुक्स है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें होता है कि कंट्री का बजट कैसे बनता है, गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है, और जो बजट होता है वो सेंट्रल लेवल पे बनता है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बनाती है आपके पास, यानी गवर्नमेंट बजट के बारे में बात होगी, आरबीआई के बारे में बात होगी, दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सभी बैंकों को कंट्रोल करता है, ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात होगी, जो भी पूरे कंट्री का लेना देना है, फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में बात होगी, जो भी कंट्री के अंदर ही डिसाइडेड होता है। तो जब आप बड़े लेवल पे स्टडी करते हो, यानी पूरी कंट्री की प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हो, उनके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हो, उनके रीजन जानने की कोशिश करते हो, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। यानी जब आपके सामने कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जब कंट्री के रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए, कंट्री की वांट ज्यादा हो गई, जैसे कि इन्फ्लेशन कब आता है, जब देश की जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड इसको बोलते हैं, ज्यादा हो जाती है देश में जितनी सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई, तो दैट इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और अगर बात करी जाए एक पर्टिकुलर एरिया है जिसमें 4-5 प्रोड्यूसर हैं, उनकी सप्लाई कम है और वहां पर रहने वाले एरिया वाले लोग ज्यादा हैं, तो वो सिर्फ एक एरिया को स्टडी कर रहे हो, दैट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो जब आप एक कस्टमर की बात कर रहे हो, या एक प्रोड्यूसर की बात कर रहे हो, या एक टेलीकॉम फर्म की बात कर रहे हो, या एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन अगर देश के अंदर सारी इंडस्ट्रीज को आप स्टडी करोगे, दैट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। सिर्फ एक इंडस्ट्री को स्टडी करने को मैक्रो नहीं बोला जाता, क्योंकि कई बार जब हम ये समझाते हैं कि एक कस्टमर एक प्रोड्यूसर, तो बच्चों को ये लगता है कि सिर्फ माइक्रो में एक जने को ही स्टडी करा जाता है। हम ऐसा नहीं कह रहे, बट जितनी आपकी कंट्री की पॉपुलेशन है, अब फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि टेलीकॉम इंडस्ट्री या फिर पूरे देश के अंदर आपकी है ही ये इंडस्ट्री, सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है, तो फिर ये मैक्रो बन गया, माइक्रो नहीं हुआ। लेकिन आपके देश में अगर 700-800 इंडस्ट्रीज हैं और उसमें से आप 2-3 इंडस्ट्री स्टडी कर रहे हो, 4-5 इंडस्ट्री स्टडी कर रहे हो, तो वो माइक्रो ही कहलाएगा डियर, क्योंकि आपने पूरा चीज ट्राई नहीं करा, आपने सिर्फ सैंपल लिया उसमें से। तो जब आप सैंपल ट्राई करोगे दैट इज अ माइक्रो, जब आप पूरी चीज को ट्राई करोगे दैट इज मैक्रो। तो जब कंट्री एज अ होल को डिस्कस करा जाता है तो मैक्रो, जब 1-2 इंडस्ट्रीज, मान लीजिए टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गई, ऐसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो सकती है, भारत पेट्रोलियम अपने आप में एक फर्म हुई, ठीक है। इंडियन अगर आपके पास है तो वो एचपी जो है वो अलग से अपना क्या कहते हैं एक पेट्रोलियम फर्म हुई। लेकिन जब हम इन सभी को मिला देंगे तो ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो गई। एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, मान लीजिए कि पेप्सी एक कोल्ड ड्रिंक फर्म है, कोक एक कोल्ड ड्रिंक फर्म है अलग से, मेरिंडा एक कोल्ड ड्रिंक फर्म है, ऐसे ही आपके पास स्प्राइट एक कोल्ड ड्रिंक फर्म है। जब हम इन सभी को इकट्ठा स्टडी करेंगे तो ये हो जाएगी कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री। तो सिर्फ एक इंडस्ट्री को स्टडी करेंगे तो वो भी माइक्रो ही है, बेशक उसमें एग्रीगेशन किया गया है। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, टोटल करना। बेशक उसमें 4-5 फर्मों का कॉम्बिनेशन लिया गया, बट वो 4-5 फर्म पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं, इसलिए वो माइक्रो में ही रहेंगी, मैक्रो में नहीं आएंगी। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो पूरी बुक है आप लोगों की, उसमें आपके पास चैप्टर क्या है, कंज्यूमर की डिमांड के बारे में बताएंगे कि कंज्यूमर की डिमांड कैसे ऊपर नीचे होती है, प्रोड्यूसर सप्लाई कैसे डिसाइड करता है, या एक प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, एक प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है। तो अब आप एक प्रोडक्ट का प्राइस या किसी 1-2 प्रोड्यूसर्स के बारे में बात कर रहे हो, या 3-4 कस्टमर्स के बारे में बात कर रहे हो, दैट इज व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी उनकी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर आप कंट्री के सभी प्रोड्यूसर्स को इकट्ठा करके उनकी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो, उसका रीजन जानना चाह रहे हो, उसको स्टडी करना चाहते हो, दैट इज व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। तो आई होप आपको माइक्रो और मैक्रो वर्ड क्लियर रहा हो। अब एक एक करके जो बुकिश लैंग्वेज में डिफरेंस है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लिखना डियर आप लोगों को उसी लैंग्वेज में है। तो पहला डिफरेंस क्या लिखा हुआ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स
Macroeconomics is that part of the economics theory which study the behavior of individual units. तो हम यहाँ पर आपको सिर्फ की पॉइंट्स लिखेंगे, बाकी आप सब वहां से देख सकते हैं, बुक सबके पास है। तो हमने यही बताया आपको, इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी किया जाता है। इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब एक प्रोड्यूसर, एक कस्टमर, एक फर्म या एक इंडस्ट्री, ठीक है ना। इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब कुछ लोगों को, 4-5 लोगों को, तो उसको इंडिविजुअल यूनिट्स कहते हैं। एक एक चीज को स्टडी करा जाता है, छोटे लेवल पर स्टडी करा जाता है, दैट इज व्हाट इंडिविजुअल यूनिट्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ हाउ behave consumer in a particular situation, how a producer behave in a particular situation, कैसे वो अपना प्राइस डिसाइड करता है, कैसे कंज्यूमर ये डिसाइड करता है कि मुझे अगर 2 प्रोडक्ट लेने हैं तो कौन सा लूं, अगर मेरे पास लिमिटेड इनकम है तो। ये सारी चीजें पढ़ेंगे आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक्स में। यानी कस्टमर के सामने क्या प्रॉब्लम आती है, उसके पास इनकम लिमिटेड होती है, उसे खरीदना बहुत कुछ है, कैसे सॉल्व करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। प्रोड्यूसर के पास भी पैसा लिमिटेड होता है, कैपिटल लिमिटेड होती है, प्रोड्यूस वो बहुत कुछ करना चाहता है, प्रॉफिट वो बहुत कमाना चाहता है, लेकिन कैसे चूज करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। और जब यही स्टडी पूरी इकोनॉमी की हो जाएगी, इकोनॉमी एज अ होल, तो आपके पास ये हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एज अ होल, पूरी कंट्री को स्टडी करना, राइट। ये आपके पास हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये पहला डिफरेंस हो गया और ये कीवर्ड्स हो गए उसके लिए। दूसरा डिफरेंस है डियर कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करी जाए तो वहां डिमांड और सप्लाई की बात करी जाएगी, यानी इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई की बात करी जाएगी। यानी 1-2 कस्टमर्स की डिमांड और 1-2 कस्टमर्स की सप्लाई के कैसे अफेक्ट होता है, डिमांड कैसे डिसाइड होती है, सप्लाई क्या होती है, लेकिन एक फर्म की या एक इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब हम मैक्रो की बात आएगी तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। व्हाट डज एग्रीगेट मीन्स? टोटल, पूरी इकोनॉमी की डिमांड, आपकी कंट्री की डिमांड, पूरी इकोनॉमी में जो सप्लाई है उसको डिस्कस करेंगे। दैट इज व्हाट बिकम मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तीसरा डिफरेंस अगर हम बात करें तो यहां पर एक प्राइस की कमोडिटी को डिटरमाइन करा जाता है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पर्पस है या ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू डिसाइड द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी का प्राइस डिसाइड करना या 1 या 2 कमोडिटी का प्राइस डिसाइड करना। तो ये जो डिस्कशन होगी, ये जो डिसीजन होगा, दैट इज ऑन माइक्रो लेवल। लेकिन अगर बात करी जाए कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट कंट्री की कितनी है, यानी देश की इनकम कितनी है, जैसे कि नेशनल इनकम मैक्रो में आपके पास चैप्टर है, देश की इनकम निकालनी है, तो ये टॉपिक, ये ऑब्जेक्टिव कहां फुलफिल होगा? मैक्रो के अंदर, ठीक है। या एम्प्लॉयमेंट लेवल के बारे में बात करनी है कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है या एम्प्लॉयमेंट है, तो ये सारी चीजें आप कहां डिस्कस करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो यहां पर जनरली प्रोडक्ट के प्राइसेस की डिस्कशन होती है कि कमोडिटी का प्राइस डिसाइड होता है डिमांड और सप्लाई को देखकर, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक सप्लायर कोई प्राइस डिसाइड करता है तो डिमांड भी देखता है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर हम मैक्रो की बात करें तो इसमें किस पर डिस्कशन होती है कि देश की इनकम कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पता है कि हम लोग पर कैपिटा इनकम और उन्हीं बेसिस पर देश की डेवलपमेंट के बारे में डिसीजन होता है, एम्प्लॉयमेंट कितना है कंट्री के अंदर। तो यहां पर एक प्रोड्यूसर को देश की नेशनल इनकम से एम्प्लॉयमेंट से लेना देना नहीं है, तो वो माइक्रो लेवल की स्टडी है। लेकिन अगर कंट्री एज अ होल की बात करें तो उसको देश की इनकम और देश की एम्प्लॉयमेंट से लेना देना है, तो ये स्टडी होगा आपके पास मैक्रो में। इसके बाद डियर अगर हम बात करें एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मींस टोटलिटी, तो माइक्रो में भी एग्रीगेशन किया जाता है, यानी टोटल किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कस्टमर को स्टडी करा जाएगा। अगर मैं अपने देश के कस्टमर्स की बात करूं, उसमें से अगर मैंने 20 कस्टमर भी स्टडी कर लिए तो ये मैक्रो थोड़ा ना बन गया। तो कुछ हद तक एग्रीगेशन किया जाता है माइक्रो में। क्यों? अभी मैंने आपको इंडस्ट्री बोली, एक इंडस्ट्री भी माइक्रो में स्टडी करी जाती है। क्यों? क्योंकि उस इंडस्ट्री में पूरा जो है कंट्री नहीं दिख रहा आपको। उस एक इंडस्ट्री को स्टडी करने से ये नहीं पता चलेगा कि पूरी देश की इकोनॉमी कहां जा रही है। आपको जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हैं, आपको सारी इंडस्ट्रीज स्टडी करनी पड़ेंगी। बेशक बच्चों को लगता है कि यहां पर आपने सारी फर्म स्टडी कर ली एक साथ, लेकिन ये जो सिर्फ एक इंडस्ट्री है, ये पूरे कंट्री की इकोनॉमी के बारे में डिसीजन नहीं दे सकती या उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे सकती। तो कुछ हद तक एग्रीगेशन यानी टोटल किया जाता है माइक्रो में। तो लिमिटेड एग्रीगेशन है इसके अंदर, लिमिटेड एग्रीगेशन है। और अगर यहां बात करी जाए तो यहां तो पूरी इकोनॉमी ही ली जाती है, तो यहां पर तो सारा ही टोटल स्टडी करा जाएगा, पूरी कंट्री को स्टडी करा जाएगा। फिर फिफ्थ डिफरेंस अगर आप बुकिश लैंग्वेज में कहोगे तो माइक्रो को जब स्टडी करा जाता है तो मैक्रो वेरिएबल्स को, मैक्रो चीजों को कांस्टेंट लिया जाता है। यानी जब एक प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई, अपना प्राइस डिसाइड कर रहा है तो वो नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन सब चीजों को कंसीडर नहीं कर रहा। और जब मैक्रो की स्टडी करी जाती है तो माइक्रो वेरिएबल को कांस्टेंट माना जाता है। ठीक है। लास्ट में अगर हम कहें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ प्राइस थ्योरी।
बेसिकली इसमें जो मेन काम किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो प्रोडक्ट के प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं, इस पर बहुत ज्यादा फोकस है। और अगर हम बात करें इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्योंकि इसका जो मेन पर्पस है वो देश की इनकम जानना, देश की इनकम को कैसे इंप्रूव करा जाए, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इस बारे में बात करना, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो यहां पर आप इसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोल सकते हैं, राइट। एंड लास्ट आप इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके अंदर। तो यहां पर आप एक इंसान की इनकम यानी इंडिविजुअल इनकम या इंडिविजुअल डिमांड या इंडिविजुअल सप्लाई की बात करते हैं। तो यहां पर हम इंडिविजुअल इनकम, एक इंसान की इनकम या एक कस्टमर की इनकम, उसकी डिमांड, उसकी सप्लाई, इस बारे में बात करते हैं। और अगर हम यहां बात करें तो हम यहां पर नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। आउटपुट मींस नेशनल जितना भी प्रोडक्शन हुआ है। तो दिस इज व्हाट माइक्रो एंड मैक्रो डिफरेंस ऑल अबाउट। बेसिकली जब आप एक छोटे लेवल पर जाके स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं बारीकी से स्टडी कर रहे हैं, तो वो माइक्रो है, जहां पर आप पूरे सब चीजों को कवर नहीं कर रहे। और मैक्रो में क्या है, जब आप एक एक चीज को स्टडी कर रहे हो, दैट इज व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब आप पूरे तरीके से उसको देख रहे हो, ठीक है ना। तो माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस आई होप आप लोगों को क्लियर रहा हो। तो अब हम चलते हैं, एक और डिफरेंस अब आप लोगों की बुक में है, दैट इज पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। मतलब आप ये समझ लीजिए कि दो, तो बेसिकली क्या होता है आपके पास पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब आप समझ लीजिए इकोनॉमिक्स थिंकर्स हैं, दो अलग तरीके के थिंकर्स हैं, दोनों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और दोनों अपनी जगह ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या करते हैं डियर, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है उसी के बारे में स्टडी करते हैं और उस प्रॉब्लम को रीजंस और उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर दैट टाइप ऑफ पीपल, जैसे आप समझिए, मैं आपको समझाती हूँ कि कहीं पर एक झगड़ा हो रहा है, ठीक है, स्कूल में ही मान लीजिए कि एक कुछ झगड़ा हो गया, ठीक है। अब एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है उसको देखते देखते। अब एक फ्रेंड देर में आया तो उसने उससे पूछा यार क्या हो गया। एक क्या है, वो वही बता रहा है जो उसने एक्चुअली में देखा, कि किसने किसको मारा, किसने किसको क्या बोला, वही एक्चुअली बता रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट पॉजिटिव पर्सन, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव पर्सन का मतलब ये नहीं कि वो सही है, वो बता रहा है जो उसने एग्जैक्टली देखा, मतलब उसकी बात को आप एक्चुअली में वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि यही हुआ था, जितने लोग पहले अवेलेबल थे उन सबने यही देखा था। जबकि एक और फ्रेंड आता है, वहां पे खड़ा होता है, तो दूसरा वही लड़का उससे पूछता है यार तू बता क्या हुआ, इसने तो मुझे ये बताया है कि ये बात हुई थी। तो वो क्या करता है, वो उसको बताता है यार देख इनको झगड़ना नहीं चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, छोटी सी बात को इन्होंने बड़ा बना लिया, ऐसे ऐसे ये चीज हुई और ये झगड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की अप्रोच में क्या डिफरेंस है, ये अपनी कोई जजमेंट नहीं देता, ये अपने कोई ओपिनियन नहीं देता, बस एक्चुअली में वही फैक्ट सामने रख देता है जो आपके पास था, ठीक है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कैसे होते हैं, जो अपने ओपिनियन देते हैं, अपने जजमेंट देते हैं उस पर्टिकुलर इकोनॉमिक प्रॉब्लम पर। ये आपको क्या करता है, प्रॉब्लम बताता है और प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो रहा है वो बताता है। ये क्या बताता है, प्रॉब्लम बताता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, और साथ में ये बताता है कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए। फर्क समझ में आया, ये प्रॉब्लम बताएगा और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है उसको बता देगा, ठीक है, सॉल्व हो रही है। ये क्या करेगा, प्रॉब्लम तो बताएगा लेकिन प्रॉब्लम को कैसा होना चाहिए अपनी जजमेंट्स देगा, अपने ओपिनियंस देगा। तो यहां पर वो ओपिनियन नहीं देता, एक होता है ना बड़े डरे सहमे लोग, भाई जो जो हुआ वही वही बता दिया, दैट इज पॉजिटिव। नॉर्मेटिव क्या होता है, यार ये नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, दैट इज व्हाट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यही है बेसिक डिफरेंस इसके अंदर। जैसे एक एग्जाम्पल है, अगर मान लीजिए कि ये कहा जाता है कि सिगरेट और लीकर जो है वो कंट्री के लिए जो है हार्मफुल है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, ये सबको पता है कि जो पर्सन्स होते हैं उनके लिए सिगरेट और जो लीकर है वो एक हार्मफुल चीज है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ने एग्जैक्ट फैक्ट ही बताया, लेकिन वो अपनी जजमेंट नहीं देते इस पर, अपना ओपिनियन नहीं प्रेजेंट करते कि क्या होना चाहिए, अगर ये नहीं तो फिर क्या होना चाहिए। तो बस यही डिफरेंस है कि ये वो चीज बता देते हैं, वो ही इवेंट डिस्क्राइब कर देते हैं, जो इवेंट है या जो फैक्ट है, ये उस फैक्ट में अपने ओपिनियन और अपनी जजमेंट्स को इंक्लूड कर देते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। तो अब हम बुक की लैंग्वेज में इसके डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या डिफरेंस है डियर। तो सबसे पहले इसमें ये लिखा है कि डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व। तो एक तो ये बताते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज, और कैसे वो एक्चुअली सॉल्व हो रही है, ठीक है। और अगर इनकी बात करें तो ये भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताते हैं, लेकिन ये बताते हैं व्हाट ऑट टू बी, यानी उसको क्या होना चाहिए। प्राइजेस आर
मतलब इन्फ्लेशन इज देयर या अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग इन इंडिया, ये हो गए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अनएम्प्लॉयमेंट शुड नॉट राइज इन आर कंट्री, दैट इज व्हाट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो ये अपना सजेशन बीच में ऐड कर देंगे या बोलेंगे क्या आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए थी, व्हाट ऑट टू बी। जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक है, अगर कोई पर्सन ऐसा है यार कोरोना के इतने केस हैं, देखकर एग्जैक्ट बता दी, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। यार रुक जाना चाहिए था इसको, यहां पर इससे ज्यादा केसेस यहां नहीं होने चाहिए, दैट इज व्हाट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो ये क्या प्रॉब्लम है वो बताते हैं, व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम एंड कैसे वो एक्चुअली सॉल्व हो रही है, ये बताते हैं कैसे उसको होना चाहिए और कैसे उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, शुड बी सॉल्व, क्या तरीका सही रहेगा, ये वही बताते हैं जो एक्चुअली में सॉल्यूशन इस्तेमाल करा जा रहा है। ठीक है, जो सेकंड डिफरेंस है वो ये है कि इनकी बात को एक्चुअल डेटा से वेरीफाई किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये वही बता रहे हैं जो एक्चुअली इन्होंने देखा, ठीक है, और ये लोग अपनी जजमेंट दे रहे हैं, तो इनको एक्चुअल डेटा से वेरीफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, अपनी जजमेंट शेयर कर रहे हैं कि ये होना चाहिए था। तीसरा डिफरेंस है, ये बेसिकली क्या करते हैं, रियल डिस्क्रिप्शन देते हैं जो भी उन्होंने देखा, ठीक है, ये क्या करते हैं, आइडियल सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि ये आइडियल्स होने चाहिए थे, ये सिचुएशन होनी चाहिए थी रादर देन दिस सिचुएशन। ठीक है, इनकी बात करी जाए तो ये सजेस्टिव नहीं होते, इनकी जो बातें हैं दे आर नॉट सजेस्टिव, दे आर जस्ट स्टेट द फैक्ट विच इज देयर, राइट, दे आर नॉट सजेस्टिव बट दे आर सजेस्टिव, दे गिव देयर सजेशंस, देयर ओपिनियंस, ठीक है, दे आर वेरी सजेस्टिव। फिर अगर हम बात करें तो यहां पर आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको बता सकते हो, जैसे इसमें यहां बोला गया प्राइस ऑफ इंडियन इकोनॉमी आर राइजिंग, ठीक है, ये ऐसे बताएंगे, और यहां पर ये लोग क्या बोलेंगे, प्राइस शुड नॉट राइज अबव दिस, ठीक है। तो इस तरीके के जो एग्जांपल्स हैं, जैसे ये बोलेगा देयर इज एन इनकम इनइक्वालिटीज इन आवर कंट्री, और ये बोलेगा इनकम इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कोरोना के केसेस इतने हैं, 5000 केस हो गया, कोरोना इंक्रीज हो रहा है इंडिया के अंदर, ये बोलेगा कोरोना की इतनी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी, गवर्नमेंट को ये कंट्रोल मैकेनिज्म फॉलो करने चाहिए थे, या इस तरीके से उसे कंट्रोल करना चाहिए था, या ये वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी, कोरोना के 5000 केसेस नहीं होने चाहिए थे, जबकि हमने इनिशियली ही इतना सब कुछ अप्लाई कर लिया, हमने जो है लॉकडाउन कर दिया। तो दीज आर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जैसा है वैसा बताते हैं, दे आर नॉट सजेस्टिव, देयर इंफॉर्मेशन कैन बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डेटा, दे आर वेरी सजेस्टिव, दे स्टेट देयर ओपिनियन, सजेशंस, और क्या आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए वो बताते हैं रादर देन जो एक्चुअली में है। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंस क्लियर हो। जिस तरीके से हम ये पार्ट बना रहे हैं ना डियर, आप उसी तरीके से अगर अपने नोट्स भी बनाते जाए, उन्हें लर्न भी करते जाएं, क्योंकि देखिए नोट्स आप खुद बनाएंगे, फिर मैं बात यही कर रही हूं, उतना ही अच्छा रहेगा, बने बनाए नोट्स से कभी बेनिफिट नहीं होता, आपकी खुद की सेल्फ स्टडी जितना नॉलेज क्रिएट करती है उससे ज्यादा कोई भी आपको नहीं सिखा सकता कभी भी। अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैंने भी इसी तरीके से चीजों को सीखा है, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी। आप जब डिपेंडेंट, अब आप इतने बड़े हैं कि आप खुद से अप्रोच कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको दूसरों पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। बाकी आपके टीचर्स हैं स्कूल में, ऐसा नहीं होता कि अगर आप उनसे मदद। वीडियो आपको समझ में आया हो, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम इस सब्जेक्ट पर और ज्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए ला सके। थैंक यू सो मच गाइस।